कल हमने पढ़ा सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और इसके बाद वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में, और इन दोनों के बीच में आए आराम शाह के बारे में। इल्तुतमिश के बाद आए के रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया के बारे में पढ़ा, फिर बहराम शाह के बारे में पढ़ा, फिर मसूद शाह के बारे में पढ़ा, और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा, और फिर बलबन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार से बलबन तक कल हम पढ़ चुके हैं। इनके कार्यकाल भी पता होंगे। बलबन का कार्यकाल 1265 से 1287 तक, और 87 के बाद कैकुबाद आए। 1287 से 90 तक कैकुबाद रहे। कैकुबाद शासक बने 87 में, और इसके बाद कैमुअर्स आए, जिन्हें क्यूमर्स भी बोला जाता है, कैमुअर्स भी बोला जाता है। कैकुबाद की खासियत ऐसी थी, जब गद्दी पर बैठे तो ठीक ठाक थे, लेकिन जब ये सुल्तान रहे, इसके बाद इन्हें लकवा मार गया, और लकवा के कारण ये क्या हो गए, अपाहिज हो गए। और तब भी सुल्तान बने रहे। तो शरीयत के अनुसार एक अपाहिज सुल्तान नहीं बन सकता, और इस प्रकार से शरीयत का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। हमने कहा पूरे सल्तनत काल में 2 बार शरीयत का उल्लंघन हुआ। एक तो रजिया सुल्ताना का, यानी महिला होते हुए सुल्तान बनना, और दूसरा कैकुबाद का लंगड़ा होकर भी सुल्तान बनना। ये शरीयत के 2 बार उल्लंघन हुए थे। क्लियर है? तो कैकुबाद की बस इतनी कहानी है। कैकुबाद भी 90 में निपट जाता है। इसके बाद 90 में ही 1290 में कैमुअर्स या क्यूमर्स, ये नाम मिलता है अलग अलग किताबों में। ये ठीक है, क्यूमर्स उसे माना जाता है, ये किताबों में मिलता है। क्यूमर्स अभी छोटा बालक ही था कि इन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया, और जब गद्दी पर बैठा दिया गया, इसके संरक्षक के रूप में कौन थे बताइए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे इनके संरक्षक के रूप में। अफवाहें ये उड़ी कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को मार दिया, ठीक है, अपहरण कर लिया और मार दिया, और इनकी हत्या का प्रयास कर रहे थे काफी लोग। क्यूमर्स की खुद गद्दी पाना चाहते थे। इस वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने गायब किए हुए थे। लेकिन जब इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर, तो उन्होंने कहा जब बात ही ऐसी हो गई है तो क्यों ना अब निपटा दिया जाए, और इन्होंने क्यूमर्स को मार दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और गद्दी पर खुद बैठ गए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर कब बैठे? 1290, और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया। क्यूमर्स अंतिम शासक हुए। पूछता है कि बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक क्यूमर्स। इतनी बात सही है ना? ये याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, सीधे अगला वंश पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, और अगले वंश में खिलजी वंश, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। तो कैमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है और इसी के साथ में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसकी हत्या कर? कैमुअर्स की हत्या कर खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इन्हें कह सकते हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतना हो गया। इन्हीं के कार्यकाल में इनका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी काफी होनहार बालक था और इसके बाद आगे चलकर ये शासक भी बना अच्छा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठे थे, सुल्तान यही थे। अलाउद्दीन खिलजी खुद चाहते थे कि मैं सुल्तान बनूं। क्यों? क्योंकि जो भी अभियान होते थे तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हो रहे थे और ये जीतते जा रहे थे हर युद्ध। अब जो हर युद्ध जीतता हो, नेतृत्व करता हो और ये जीते तो उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैं खुद हूँ शासक। और शासक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी इनके चाचा, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। ठीक है। तो इनके क्या थे? ये भतीजा था। इन्होंने कई अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में कहीं गुजरात अभियान, कहीं चित्तौड़ अभियान, ठीक है, इस प्रकार से ये अभियान कर रहे थे और जीतते चले आ रहे थे। आप देखेंगे कि एक फेमस है, कौन सा? पद्मिनी, जानते हैं पद्मिनी का नाम? अच्छा, पद्मावती का नाम जानते हैं, पद्मिनी का उसी का नाम है पद्मिनी, रानी पद्मिनी। और मूवी बनी है, हाँ बिल्कुल है, पद्मावती। ठीक है। अच्छा, रणवीर सिंह की है, शाहिद कपूर है। चलिए सही है। और हाँ, दीपिका पादुकोण, कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ये। तो हमने कहा जब ये चित्तौड़ अभियान पर गए तो वहां पर क्या हुआ? वहां का शासक कौन थे बताइए? पद्मावती किसकी पत्नी थी? चित्तौड़ के शासक कौन थे? बताइए, ये हाल है। चलिए, जब सोच लीजिए, जब आ जाए दिमाग में तो फिर बताइए। ठीक है। चित्तौड़ के शासक कौन थे? उनकी रानी थी पद्मावती। पद्मावती जो मूवी भी देख चुके हैं, देखिए। ठीक है, ठीक है। तो जब ये गए आक्रमण करने वहां पर चित्तौड़ में, ठीक है, अभी हम नाम बताएंगे भी नहीं। ठीक है। पद्मावती के पति का नाम अभी नहीं बताएंगे। ये रानी थी जिन्हें पद्मिनी, रानी पद्मिनी के नाम से जाना जाता था। क्या? अच्छा, हमने सुना नहीं ना। चलिए ठीक है, तो सही है। राणा सांगा कहाँ से आ गए भाई यहाँ पर? तो रतन सिंह थे। ठीक है। जब रतन सिंह थे, उन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने एक
पुस्तक लिखी थी और जिसका नाम था पद्मावत। आता है एग्जाम में सीधे, पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी थे उनके दरबार में, कह सकते हैं, और उन्होंने लिखा था पद्मावत। अब पद्मावत में जिक्र था रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में, और जब आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का तो यह भी जिक्र इसी में मिलता है पद्मावत में। जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये रतन सिंह जो थे, ठीक है, रानी पद्मिनी और रतन सिंह, तो ये जो किला था उसमें बैठ गए थे, किले के अंदर छुप कर बैठ गए थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अलाउद्दीन परेशान हो गया, बाहर से पूरा किला घेरे हुए थे कि जैसे आ जाए रतन सिंह तो उसको मार दिया जाए। ठीक है, ये बात हुई। तो रतन सिंह निकल नहीं रहे थे किले से, तो इन्होंने फिर अनाउंस किया कि ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने बात की, संधि की और कहा कि हम नहीं मारेंगे रतन सिंह को, आप आ जाइए हमारे साथ संधि कर लीजिए। ये बात हुई। फिर जैसे तैसे रतन सिंह बाहर आए, और जब बाहर आए संधि के लिए, इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने मार दिया रतन सिंह को। और जब रतन सिंह को मार दिया, उसी दौरान जितने भी राजपूत महिलाएं थीं, ठीक है, पद्मिनी के साथ में जितनी भी महिलाएं थी, सभी लोगों ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। बहुत बड़ी घटना थी ये जौहर की, ठीक है, जौहर कर लिया। ठीक है, रानी पद्मिनी और अन्य जितनी भी महिलाएं थी, जौहर क्या होता है? ठीक है, जैसे सती प्रथा था ना, सती हो जाती थी, ऐसे ही जौहर होता है। यानी राजपूत महिलाएं अगर उनके दिक्कत आ गई उनके पति के उसमें, ठीक है, रतन सिंह को प्राण चले गए जब, तो इन्होंने क्या किया कि हमें अब ले जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने आग में कूद कर जान दे दी, और इनके साथ में बहुत सी महिलाओं ने जान दे दी। ऐसा कहा जाता है और कि रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, और ज़्यादा सुंदर होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए, हम लौट के चले जाएंगे। और रतन सिंह आए, जब ये बात ऐसी हुई तो रतन सिंह को क्या किया? मार दिया। और ये फिराक में थे कि रानी पद्मावती को यानी ले जाया जाए, और इस वजह से इन्होंने जौहर किया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ये रिलेशन है, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जोर दे रहे हैं, वहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये चीज़। हाँ हाँ, वही चीज़ है। तो मूवी में देखेंगे तो शीशा, हाँ बिल्कुल है, आईना जो होता है उसमें दिखा दिया था चेहरा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, हकीकत जो भी है ऊपर वाला जाने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुजरात अभियान भी हुआ। गुजरात अभियान की खासियत क्या है? गुजरात को जीतकर गुजरात अभियान में यहाँ से, हाँ, रायकर्ण बघेल जो था वहाँ का शासक, ठीक है, लिख सकते हैं, रायकर्ण बघेल शासक था, तो उन्हें जीता, और जीतकर वहीं से एक व्यक्ति को लाए थे, और जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को खरीदा, और मलिक काफूर का किस नाम से जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। 1000 दिनारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इस वजह से इसे 1000 दिनारी बोला जाता है। कहते हैं मलिक काफूर क्या थे? ट्रांसजेंडर थे।
ठीक है। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं लगती कि थे कि नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि रुपए का लालच बहुत एक अलग चीज़ होती है। अब क्यों हम रुपए का लालच कह रहे हैं? क्योंकि सत्ता का लालच एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा हुआ मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी से शादी इसने की थी मलिक काफूर ने, और कुछ दिनों के लिए सत्ता पर खुद बैठा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये कहानी है, बहुत डीपली हो जाती हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं। ठीक है, हमने कहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंडर में रहते हुए सेनापति का रोल निभा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। ये अभियान जीतते जा रहे थे और मलिक काफूर को खरीद लिया यहाँ से, गुजरात से, और फिर इसके बाद दक्षिण के अभियान जितने भी हुए तो मलिक काफूर के अंतर्गत हुए, नेतृत्व में हुए। मलिक काफूर ने नेतृत्व किया। एक उस समय रामचंद्र का नाम सुना होगा, देवगिरी के शासक थे रामचंद्र। दक्षिण भारत में देवगिरी एक जगह का नाम है और यहां का शासक थे रामचंद्र। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आक्रमण किया देवगिरी पर। किसने? मलिक काफूर। 1000 दिनारी के नेतृत्व में यहां आक्रमण हुआ देवगिरी में, और इसको जीत लिया रामचंद्र को, और जीत के फिर यहां से ढेर सारा धन लेकर गए थे। यानी अगर कहा जाए तो दक्षिण भारत में सोना चांदी भरपूर मात्रा में थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थी दक्षिण भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ से लूट कर ये बहुत ज़्यादा धन ले गए थे। ठीक है, देवगिरी और देवगिरी के बाद और भी वहाँ पर थे, कौन कौन बताइए? देवगिरी के बाद और कौन? एक जगह था रणथंभौर, वहाँ कहाँ से? क्या? वारंगल। वारंगल बताइए, वारंगल का नाम सुना है? क्या सुना वारंगल के बारे में? नहीं जानते वारंगल? कौन थे? प्रताप रुद्र थे। यहाँ पर प्रताप रुद्र थे, प्रताप रुद्र देव। अगर आप नहीं जानते वारंगल के बारे में, प्रताप रुद्र देव के बारे में, ये काकतीय वंश था। और काकतीय वंश की अगर हिस्ट्री देखनी है तो देखिए, रुद्रमादेवी मूवी है एक साउथ इंडियन की। ठीक है, हाँ, अल्लू अर्जुन है, ज़्यादा रोल नहीं है, देखिए। तो रुद्रमादेवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। हिस्ट्री जो भी मूवी देखा करिए तो हिस्टोरिकल मूवी देखा करिए तो हिस्ट्री याद हो जाती है। ठीक है, तो एक जैसे आपकी ये मूवी RRR आई अभी प्रेजेंट टाइम में, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, ये ना समझिए। ये जैसे हिस्टोरिकल ही है, अंग्रेजों की समय की है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन रुद्रमादेवी जो एक मूवी है, ये मूवी हिस्टोरिकल है और इसके बारे में, काकतीय वंश के बारे में नॉलेज होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका एक बाहुबली हो गई, बाहुबली में बाहुबली की जो मूर्ति है वो क्यों है, क्या, कैसे, उसके आधार पर वो बनाया गया। तो ये एक हिस्टोरिकल मूवी है, ऐतिहासिक मूवी है, इन्हें देखना चाहिए, हिस्ट्री और रोमांचक हो जाती है। ठीक है, तो क्या जानते हैं काकतीय वंश में क्या है? रुद्रमादेवी। जो प्रताप रुद्र है ना, दरअसल उस राजा के संतान पुत्री होती है, और सबको ये रहता कि पुत्र, ये घोषणा कर देते कि पुत्र हुआ और अगला उत्तराधिकारी आ गया। अब वो हुई पुत्री, उसको बनाया गया पुत्र। ये कहा गया, घोषणा की गई, लालन पालन बिल्कुल लड़के जैसा हुआ और लड़के की भांति उसने शासन किया। पूरे 32 साल उसने शासन किया। लड़की होते हुए भी एक लड़के का रोल निभाया, और नाम क्या था? प्रताप रुद्र नाम था। प्रताप देव के नाम से शासन किया, और वो थी कौन? रुद्रमादेवी। 32 साल माने रखता है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इतिहास में उसका नाम हो गया रुद्रमादेवी का। तो ये चीज है, और उसने बहुत अच्छा शासन किया। ठीक है, मूवी देख लीजिए, पता चल जाएगा उसका इतिहास खुद अपने आप। काकतीय वंश आता, सीधे सीधे आता। काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुए? गणपति।
गणपति एक बहुत अच्छे वीर थे, वीर राजा थे गणपति की पुत्री, फिर पुत्र न हो रहे थे, संतान न हो रहे थे, फिर पुत्री हुई थी बहुत दिनों बाद। ठीक है, ये चीज़ें आगे बढ़े। तो यहाँ से वारंगल और ये देवगिरी वगैरह जीत कर ये जब गए, कौन, अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के साथ में, और आ रहे थे दक्षिण भारत से, कहाँ पर, इलाहाबाद के पास में एक मानिकपुर है, मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, इसे मिटा दें थोड़ा सा। ठीक है, कड़ा मानिकपुर जैसे पहुंचे, लिख लीजिए कड़ा मानिकपुर। जैसे कड़ा मानिकपुर पहुंचे वैसे ही खबर भिजवा दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यहाँ कि जाओ, चले जाओ, कह दो कि ऐसा कह दो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं युद्ध करके आया हूँ, लेकिन बहुत डरा हुआ सहमा हुआ हूँ, अब मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहीं पे आ जाइए, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी को जब ये सूचना मिली तो ये चले आए और ढेर सारा धन लेके वहाँ से आए थे। उन्होंने कहा आ जाइए, हम गिफ्ट देते हैं यहीं पर, और मुझे डर लग रहा, थोड़ा सा साहस दीजिए। जैसे वो आए कड़ा मानिकपुर में, उनके पास जो तलवार थी उन्होंने तलवार रख दिया, निपट गए जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, चाचा को निपटा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने भाई, और निपटा कर बस इतने के लिए डर रहे थे तो उन्होंने उन्हें ही मार दिया और खुद गद्दी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अच्छा इनका कार्यकाल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब गद्दी पर बैठे? 1290 से कब तक? 96 तक बैठे रहे, लगभग 7 साल की अवधि तक। और 96 से अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। ठीक है, 1296 से कहाँ तक? 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहे। ठीक है, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। ये थोड़ा सा फेमस है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने चाचा को मार दिया और चाचा की जो पुत्री थी उनसे विवाह कर लिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कौन हो गए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीज थे और दामाद भी, दोनों थे। ठीक है, दोनों के दोनों थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही क्या बोला जाता है? क्या? अच्छा, गुलसराय। इनका जो नाम था, मूल नाम माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसास्प। ये गुरसाप बोल देते ना, गुरसास्प या गुरसाप मिलता है, अली गुरसास्प। ठीक है, और इसके बाद इन्हें सिकंदर सानी की उपाधि दी गई। सिकंदर सानी, इन्हीं को कहा गया द्वितीय सिकंदर। सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर। गुलसराय, चलिए ठीक है। तो सिकंदर सानी कहा जाता है द्वितीय सिकंदर। क्यों कहा जाता? सिकंदर था कौन? सिकंदर कौन था? कहाँ का था? पोरस। पोरस तो कोई अपने यहाँ का है ना, पोरस उसकी लड़ाई हुई थी पोरस से सिकंदर। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी सिकंदर की? तो वहीं लौट गया। मकदूनिया। मकदूनिया। सिकंदर एक ऐसा शासक था, ठीक है, सिकंदर एक ऐसा शासक था जो कभी युद्ध हारा नहीं, और इसका सपना था
क्या? विश्व विजेता बनना। लेकिन भारत को विजित नहीं कर पाया। क्या चीज बताते हैं? तभी तो सिकंदर ईसानी बोला जाता है। क्या चीज? मतलब पोरस से सर कहते हैं कि हार गया था सिकंदर। पोरस से युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये नदी का उफान देखकर, ठीक है, ये नदी थी एक, ये कौन सी नदी? रावी नदी कि चेनाब? ये चेनाब और रावी एक साथ तो आती हैं इस प्रकार से। तो नदी में बाढ़ थी उस समय, देखा और ये लौट गए। उस समय शासन किसका था? घनानंद का था। उस समय यहाँ शासन था घनानंद का। ये 326 325 ईसा पूर्व में इन्होंने आया था, आक्रमण करने की सोची थी। और फिर इसके बाद 323 ईस्वी में शायद मकदूनिया में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता। ठीक है, सिकंदर कभी युद्ध नहीं हारा अपनी जिंदगी में, इसे विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। और इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपनी जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा, और इसका भी एक सपना था विश्व विजेता बनना, और एक ये दो सपने थे इसके, एक नया धर्म चलाना, विश्व स्तर पर एक नया धर्म चलाना, ये दो सपने थे। फिर इनके जो गुरु हुए उन्होंने मना किया कि ऐसे सपने ठीक नहीं हैं, ऐसे ना देखा करिए, ठीक है। तो फिर इसने त्याग दिया था, ये बात थी। और इन्होंने फिर आराम से गद्दी संभाली, आराम से चलते गए, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा सिकंदर ईसानी या द्वितीय सिकंदर पूछता है, बताइए द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया यहाँ से, ठीक है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता? इसके बाद अलाउद्दीन ने सबसे पहले एक सैनिकों के मामले में कुछ किया था, बताइए क्या किया था? ठीक है, एक सैनिकों के स्थायी सैनिकों की व्यवस्था की, ठीक है। स्थायी क्या होता? पहले अस्थायी रहते थे, स्थायी कर दिया, वेतन भोगी बना दिया, ठीक है। स्थायी वेतन भोगी सैनिक रखे थे, ठीक है। वेतन देना स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन देना स्टार्ट किया था, ये इनकी खासियत थी। और इन्होंने क्या किया? हुलिया और दागने की प्रथा, ठीक है, दो चीजें हैं, दागने की प्रथा और हुलिया व्यवस्था इन्होंने ही स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था हम तो राजा हैं, ठीक है, हमें तो सब कोई पहचानेगा, हम हाथी में बैठे होंगे, युद्ध पे जाएंगे। लेकिन सेना है, बताइए सेना को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी सेना है? वहाँ विपक्ष की, दुश्मन की भी सेना होगी, हमारी सेना कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी सेना है? हम किसको मारे किसको ना मारे। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने सेना सैनिक जो थे उनके लिए क्या किया? हुलिया बदल दिए इन्होंने। उसी को कहते, हुलिया का मतलब एक ड्रेस। उन्होंने कहा एक ड्रेस पहनो, हमारे यहाँ की एक ड्रेस होगी, ताकि जब जाओगे तो हमें स्पष्ट पता चले कि ये हमारा सैनिक है युद्ध में। सही है, तो आपस में लड़ेंगे तो अपने को तो नहीं मारेंगे। और नहीं पता चला कि ड्रेस पता नहीं सब अलग अलग पहने, और जो दुश्मन होगा वो भी पहने होगा। अब वो आ गया नज़दीक, पता चला कि ये हमारा है तो हम मारेंगे नहीं, वो हमें निपटा देगा। और पता चला अपना है, हम उसी को निपटाए रखे दे रहे हैं कि हम ही तो सबसे बड़े वाले हैं, भाई राजा हैं, और पता चला अपनी सेना को निपटाए रखे दे रहा, तो वो भी तो ठीक नहीं। इस वजह से इन्होंने एक अच्छा कार्य किया और हुलिया बदल दी। किसकी? अपनी सैनिकों की। दागने की प्रथा, घोड़ों के दागने की प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया था। ये दागना क्या है? हमने कहा घोड़े भी युद्ध में जाते तो पहचान नहीं पाते, तो इन्होंने ठप्पा लगाना स्टार्ट किया घोड़ों पर, ताकि ये हमें पता चले कि युद्ध में कभी कभी गिर नहीं जाते,
वहाँ तो बहुत से घोड़े आएंगे, सब घोड़ों पर तो सवार रहते हैं, तो हमारा घोड़ा कौन सा है ये पहचाने मिले। इस वजह से ये दागने की प्रथा, सैनिक और घोड़े पहचानने की ये एक तरकीब थी और उन्होंने इसे लागू कर दिया, घोड़े दागने की और हुलिया बदलने की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और माना जाता है कि ये कब की बात है, सल्तनत काल की बात है। और आज देखिए विश्व में ये व्यवस्था लागू है, ऐसी व्यवस्थाएं आज लागू हैं जो कि सल्तनत काल में भारत में पहले से लागू थी। अब समझ लीजिए, ऐसी व्यवस्थाएं उसने लागू की और ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये महान शासक हुए। अर्थव्यवस्था अपने राज्य की सही करने के लिए ये जो कदम था इनका, ये बहुत अच्छा निर्णय था। ठीक है, बाद में यही बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके काम में आई, अकबर के शासन काल में काम आई है। ऐसा नहीं है जो शेर शाह सूरी के शासन काल में राजा टोडरमल थे, राजा बोल देते हैं टोडरमल थे। टोडरमल क्या थे, वित्त विभाग देखते थे। टोडरमल 9 रत्नों में से एक थे अकबर के, वो शेर शाह सूरी के समय थे। शेर शाह सूरी के समय थे, उसे हरा दिया, बाद में ये अकबर के शासन काल में पहुंच गए और राजस्व विभाग संभालने लगे। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली यहीं से। बाजार नियंत्रण प्रणाली में इन्होंने कई तरीके से नियम किए लगाए, बताइए क्या है। चलिए ठीक है, एक तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली में इन्होंने ये कहा कि जैसे जितनी भी दुकानें होती हैं ना, दुकानों में हम सामान लेने जाते हैं तो क्या कर देते हैं, मैथ में पढ़ाया क्या, एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता, ऐसा कहते। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अगर कोई कम तौलता है और ये पता चल गया कि कम तौलता है, तो जितना माल कम तौलेगा उतना ही शरीर से मांस निकाला जाएगा उसका। और जब ये बात आ गई, सुल्तान सुल्तान होता है, और जब सुल्तान सुल्तान होता तो सुल्तान की बात माननी पड़ेगी, नहीं मौत को बुला हुआ है अगर सुल्तान की बात नहीं मानते। तो सब लोग डरने लगे कि अगर हम थोड़ा सा भी कम तौलेंगे, ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन अगर कम हो गया तो हमारे प्राण गए, ये समझ लीजिए। क्या अब नहीं मानते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, अब लोकतंत्र हो गया। ठीक है, अब लोकतंत्र हो गए। लोकतंत्र में ऐसा क्या है, जनता द्वारा, जनता के लिए, ठीक है, चुनी गई सरकार है जो, तो जनता ही मेन है ना इसमें। हर 5 साल में एक मौका मिलता है जनता को कि अपनी सरकार बना सकते। तानाशाही सरकार बिल्कुल नहीं होगी। जनता जिसे चाहेगी और जिसके हित के लिए जो शासक अच्छा करेगा, जनता के हित के लिए, तो निश्चित जनता उसे चाहेगी। ठीक है, ये चीज़ है, ये ऐसा लोकतंत्र में कहा गया है। बाकी आप समझिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये इसके बहुत अच्छी थी। अलग से इन्होंने व्यवस्था की, जहाँ कपड़ों की दुकान अलग होनी चाहिए और गल्ला मंडी अलग होना चाहिए, जैसे सराय आदल बोलते थे, ठीक है, सराय आदल। और तो इस प्रकार से गल्ला मंडी भी इन्होंने बनाई कि गल्ले की यहाँ बेचने, जिनके पास एक्स्ट्रा वो बेचेंगे और जिन्हें खरीदने ज़रूरत है तो यहाँ से खरीदेंगे। तो गल्ला मंडी जो आज के समय में गल्ला मंडी चलती है ना, ये इसने स्टार्ट किया था यहाँ पर गल्ला मंडी वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली में महान योगदान माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत से लेखकों ने सराहना दी है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सबसे अच्छी नीति थी। हमने कहा राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत इन्होंने क्या किया, अपनाया।
दैवीय सिद्धांत या राजत्व सिद्धांत इन्होंने अपनाया। क्या होता है राजत्व सिद्धांत? जो हम दे रहे हैं, ऑर्डर आदेश दे रहे हैं, वही ईश्वर का आदेश है और उसे पालन करना पड़ेगा सख्ती के साथ में, वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने दिखा दिया बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या, कम तोलने वालों के लिए। तो जो हम आदेश दे रहे हैं वही ईश्वर का भी आदेश है, ठीक है, और हम ही हैं सब कुछ। जैसा हम आदेश दे रहे हैं वैसा करिए, ठीक है। ये राजत्व सिद्धांत। तो एक बलवान भी राजत्व सिद्धांत पर रहे, दैवीय सिद्धांत पर, और ये अलाउद्दीन खिलजी भी रहे, ये इनकी खासियत है। और इसके बाद और कौन है, एमबीटी भी रहे। 3 शासकों को माना जाता है, ठीक है। सबसे मेन माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, राजत्व सिद्धांत का इन्होंने सख्ती से पालन किया। और सबसे प्रथम माना जाता है बलबन को, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आए, एक आए हैं, ठीक है, 1316 से 20 तक, मुबारक खिलजी। क्या चीज, छोड़िए उसे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद डायरेक्ट मुबारक खिलजी का नाम आता है। अब मुबारक खिलजी थोड़ा कब तक रहे, 20 तक रहे, इस वजह से नाम इनका जिक्र आता है मुबारक खिलजी का, और कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इन्हें याद किया जाए, ठीक है। बताइए। ये वही थे जो साड़ी पहन के जाया करते। हाँ वही है, ठीक है। ये वही है जो भरी दरबार में पता चले कि औरतों की साड़ी पहनकर निकल पड़े अपने दरबार में, ठीक है। अब पता चले कि बिना कपड़ों के भी निकल पड़े। ये हाल थे इनके मुबारक खिलजी के, और कुछ नहीं है इनकी खासियत। एक और चीज़ कि ये पहले शासक थे, अपने आप को क्या घोषित कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया कि मैं खलीफा हूँ। ऐसे ऐसे काम कर रहे थे और ख़ुद को खलीफा कह रहे थे। खलीफा जानते हैं, इस्लाम धर्म के धर्म गुरु पूरे विश्व में एक होते हैं। जैसे खलीफा इस्लाम धर्म का नियंत्रण करते हैं, समझाते हैं, देते हैं, भाषण देते हैं, और राजनैतिक और धार्मिक ज्ञान देते हैं। राजनैतिक और धार्मिक ज्ञान देते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। धार्मिक तो ठीक है गुरु हैं, लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसी राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से अंग्रेजों ने कह दिया था कि इन खलीफा का क्या काम, अपना धर्म देखें ना, क्यों फालतू का ये राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजनीति तो हमारा वो है ना, हम करेंगे ना। ये बात बुरी लग गई, ये बात तुर्की में थे खलीफा, और ये बात बुरी लग गई सभी मुसलमानों को कि हमारे धर्म गुरु को ऐसा इंग्लैंड वालों ने बोल दिया, मतलब अंग्रेजों ने बोल दिया। और पूरे विश्व में विरोध हो गया, जहाँ जहाँ अंग्रेज थे भारत में हो गया। और उस विरोध का नुमाइना जो है देखने को मिला खिलाफत आंदोलन के तहत। क्लियर है, खिलाफत आंदोलन इसी के लिए हुआ था। तो इन्होंने मुबारक खिलजी ने कहा कि मैं क्या हूँ, अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। किसी को घोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब खुद कह दिया कि मैं खलीफा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें चलिए, तो 1316 से 20 तक। अच्छा, फिर इसके बाद कौन आए बताइए, ठीक है, अंतिम हो गए। तो इसके बाद खुसरो आए 20 में ही, लिख लीजिए 1320 में ही खुसरो खां, ठीक है। खुसरो बस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखिए। खुसरो आए, अमीर खुसरो नहीं है, ध्यान दीजिए कि सोच ले अमीर खुसरो है, नहीं खुसरो खां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा। तो 1320 में खुसरो खां आए और इनको निपटा दिया किसने, गाजी मलिक ने, जिसे कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऐसा है ना, ठीक है, जो भी है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 में इसे निपटा दिया। और भी आए, कभी कभी मिलता बुगरा खां, ठीक है, हाँ, जो भी है,
बुगरा खां, फिर खुसरो खां, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अंतिम शासक यही हो गए खुसरो खां, जैसे वहाँ पर कैमुअर्स थे, क्यूमर्स, यहाँ खुसरो खां हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से जी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को मारकर गद्दी पर खुद बैठ गए और गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण कर दिया एक अन्य, संस्थापक हो गए एक अन्य वंश के। कौन सा वंश? तुगलक वंश की स्थापना कर दी, इसको मारकर गद्दी पर बैठकर। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं तुगलक वंश। तो अब पढ़ते हैं हम तुगलक वंश। चलिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए? हमने अभी बताया गयासुद्दीन तुगलक। जैसे शॉर्ट में कह देते हैं GST, गयासुद्दीन जी, ये एस हो गया और ये टी हो गया, GST, MBT, FST। ठीक है, तो शॉर्ट में बोलते हैं तो यही चीज़ है GST। ठीक है, वो GST नहीं 101 वाला, जो आप 101 संविधान संशोधन समझ लें, 101। ठीक है, बिल कौन सा था? हमने जब पढ़ाया था तो पूछा था आप लोगों से कि बिल का नंबर बताइए कौन सा है। GST बिल विधेयक, जो बिल विधेयक होता है ना, वो कौन से नंबर का था? विधेयक संशोधन 122 नंबर का, विधेयक नंबर 122, जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ हमारे संविधान में, तो 101 नंबर का संविधान संशोधन कहलाया। ठीक है, बाकी ये अलग चीज़ है। ठीक, संस्थापक ये हुए। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल, हमने कहा तुगलक वंश का कार्यकाल तो लिख लीजिए यहाँ पर, 1320 से 1412, ये पढ़ेंगे। संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक, और इनका एक सबसे फेमस कार्य था, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ है नहरों का निर्माण कराना सबसे पहले। अभी तक किसी शासक ने नहरों का निर्माण नहीं कराया था सल्तनत काल में। ठीक है, तो नहरों का निर्माण कराया किसने? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये किसानों के हित की बात थी ताकि फसल अच्छी हो। बाद में एक कोही, दीवाने कोही स्टार्ट किया था, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। इनके बाद आए थे तो किसानों के लिए दीवाने कोही स्टार्ट किया था, और सबसे ज़्यादा किसानों के लिए अगर देखा है तो वो हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या चीज़? नहीं, FST, इसके बाद खैरात बांटते थे ना। MBT के बाद FST आए थे। हाँ, ये सब थे उसी के। नहरों का निर्माण कराया था, यही एक विशेषता है और बाकी नहीं है। और इनका गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल लिख लीजिए, 1320 से 25 तक। सही है, 1320 से 25 तक। इसके बाद ये ऐसा हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक अपना यहीं पर थे, दिल्ली के पास में, और ये एक बिहार प्रांत में चले गए थे युद्ध के लिए, और वहाँ से विजित होकर आ रहे थे। पता चला, अच्छा, एक संत का नाम जानते हैं? निजामुद्दीन औलिया के बारे में नाम सुना? बहुत पहुँचे हुए थे निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया जो है ना,
थोड़ा सा इनकी बनती नहीं थी गयासुद्दीन तुगलक से, कभी नहीं बनी। निजामुद्दीन औलिया की क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि हम राज दरबार में जाए। ठीक है, राज दरबार में जाने को कभी नहीं ये इन्होंने चाहा, और ये अगर बुलाते भी रहे तो ये गए नहीं कभी। तो जब वहां से आए, कुछ ऐसी बात हो गई इनकी राजनीतिक, कुछ ऐसे मुद्दे हो गए, तो गयासुद्दीन तुगलक ने पहले ही खबर भिजवा दी निजामुद्दीन औलिया के यहाँ कि जितनी जल्दी हो सके तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कह दिया, किससे खबर भिजवाई? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये सूफी संत हैं। निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के शिष्य हैं कौन? अमीर खुसरो, इनके शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया के। इन्होंने भिजवा दी खबर कि औलिया दिल्ली से बाहर निकल जाएं जैसे ही हम वहां पर आए। जब खबर इन्हें मिली, इन्होंने क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? इन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो उसमें शब्द थे इनके, हुजूर है, हुनूज है दिल्ली दूरस्त। इन्होंने बोला था हुनूज है दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। और जैसे ही ये आ रहे थे दिल्ली के पास में जो दिल्ली है, वहीं पर इनको बधाई देने के लिए एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना, ये पहुंचे बधाई देने के लिए और भव्य आयोजन किया। वहाँ पर क्या किया? एक लकड़ी का महल बनवाया था। भव्य आयोजन हो रहा था कि आ रहे हैं अब विजित करके जीत कर, तो भव्य आयोजन लकड़ी का महल बनवा दिया था। जैसे वो आए, आयोजन में जो हाथी चलते हैं तो उनके एक साथ पैर रखते हैं तो कंपन होता है। कंपन की वजह से क्या हो गया? जैसे अंदर आए वो महल ढह गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन निपट गए। और ये बाणी सत्य हो गई निजामुद्दीन औलिया की, हुनूज दिल्ली दूरस्त। और सब लोग मानने लगे कि ये बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा अभी दिल्ली दूर है, और दिल्ली के थोड़ा पहले ही, मतलब दिल्ली अंदर घुस नहीं पाए थे, दिल्ली के बाहर ही आयोजन हुआ और वहीं पर ये निपट गए, दिल्ली के अंदर नहीं आ पाए। और ये बात इनकी सही साबित हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये माना जाता कि एमबीटी ने साजिश किया था, कि साजिश के तौर पर इसे मारकर हम खुद गद्दी हथिया लें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद 1325 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1325 से 51 तक कौन रहते हैं? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक अब गद्दी संभालते हैं। और तुगलक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्या है तुगलक के बारे में? इनके कई नाम हैं। ठीक है, रक्त पिपासु, पागल शासक, सिक्कों का राजकुमार, ऐसे नाम हैं इनके। कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे कुछ कार्य हो गए जिन्हें पागल शासक कह दिया गया। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई सल्तनत काल में पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनके मुकाबले कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ना ज्ञान था। ठीक है, सुलेखन में सबसे अच्छा सुलेखन मोहम्मद बिन तुगलक, जो लिखने की सुलेखन होता है ना, सबसे अच्छा लेखन था इनका मोहम्मद बिन तुगलक का। अब पढ़े लिखे में बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्वान थे ये मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इनकी योजनाएं, जितनी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, सब इनके विपरीत रहीं। विपरीत परिस्थितियों में, कहते हैं ना, जिसका भाग्य साथ नहीं देता ना, तो राजा
फकीर हो जाता है, रंक हो जाता है, और जिसका समय साथ दे तो रंक से राजा बन जाते हैं। वही हाल इनके साथ हुआ। एक सुल्तान होते हुए भी इनके कई नाम हो गए, ठीक है, कि पागल घोषित कर दिए गए कि ये पागल शासक है। ऐसे ऐसे कार्य जो कर रहे थे, ठीक है। तो कल देखते हैं फिर मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कल देखेंगे।